जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं उनकी तरफ। दोस्तों, इस बार बड़े सौभाग्य की बात है कि जब हम चुनावों की बात कर रहे हैं तो कुछ अलग सा माहौल चुनावों का बना हुआ है, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी है, बहुत ज्यादा कैंपेनिंग नहीं हो पा रही है, एक एक करके लोगों से लोग मिल रहे हैं और ऐसा कोई जो शोर शराबा होता था वो इस बार नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है, इस तरह के जो माहौल है वो कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि इस तरह से भी समाज में बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं। जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आपको उन सभी लोगों से अवगत कराया जाए जो इस बार चुनाव में उतरे हैं। दोस्तों, इस बार जो मैं महसूस कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि चुनावों में बहुत सारे लोग इस बार खड़े हुए हैं, लेकिन उसी वजह से एक और अच्छी बात हमारे बीच में निकलकर आई है कि वेल एजुकेटेड लोग भी इस बार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अर्थात जागरूकता बढ़ती जा रही है। और जो लोग आज तक समाज की सेवा करने की बात अपनी नौकरी से करते आए थे, अब वो राजनीति के माध्यम से भी समाज की सेवा करने के लिए उतरने के लिए आगे हैं। और ऐसे कुछ उदाहरण मैंने आपके बीच में रखे हैं। और खासकर बड़सर विधानसभा की बात करें तो इस बार करेरबाड़ जो 11 नंबर है वहां से बहुत ही अच्छा रिस्पांस निकल कर आया है और कुछ कैंडिडेट वेल एजुकेटेड जो हैं, जो अच्छे पदों से रिटायर्ड हुए हैं, आज आपके बीच में जिला परिषद का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको बाढ़ 11 करेर से जिला परिषद के कैंडिडेट जो मंजली मंसूई से संबंधित हैं, और उनका नाम है मिस्टर नरेश ठाकुर। केवल इनका नाम ही नहीं, इनकी पहचान भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको इनकी पहचान, इनकी जिंदगी की शुरुआत से बताना शुरू करूं और अंत तक जाऊं तो करीब करीब मुझे 15 मिनट लग जाएंगे इनकी पहचान बताने में ही। ये एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद में एज ए लेक्चरर, एक लॉयर के रूप में, HAS एलाइड क्वालिफाइड के साथ साथ में एज ए तहसीलदार, एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में, और 2014 में एज ए HAS अपॉइंट हुए और 2014 से 15 तक SDM चौपाल रहे। और आज 63 साल की उम्र होने के बाद में भी LLM कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे कैंडिडेट जो अपने आप में संपूर्ण यूनिवर्सिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी पहचान बनाई और आज निर्णय लिया कि अपने क्षेत्र की करेरबाड़ से, जिसका वार्ड नंबर 11 है, चुनाव लड़कर समाज की सेवा करेंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, जब एक एजुकेटेड व्यक्ति, घिसा हुआ व्यक्ति, पूरी जिंदगी का तजुर्बा ले हुआ व्यक्ति समाज के लिए कार्य करने के लिए आता है तो वो कोई गलत प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि प्रयास केवल किसी आदमी की राजनीति और ठेकेदारी करने का नहीं है। प्रयास है अपने जिंदगी का इतना बेहतरीन अनुभव लेने के बाद में समाज के लिए कुछ बेहतर करने का। तो चलिए, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूं करेरबाड़ 11 से श्री नरेश ठाकुर जी, जिनका चुनाव निशान है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के बारे में तो आप जानते ही हैं, हर घर की नीड है, हर महिला के घर में आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कि गैस सिलेंडर से जुड़े कैंडिडेट नरेश ठाकुर जी, जो वार्ड 11 से जिला परिषद का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी के अनुभव क्या कहते हैं वो अपने चुनाव के बारे में। नरेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में। और बड़ा लंबा तजुर्बा आपका रहा है अलग अलग फील्ड में, और आज जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में करेरबाड़ 11 से आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कारण रहा है सर, इतने लंबे तजुर्बे के बाद आज आपने ये सोचा है कि आपको अब राजनीति में जाकर या देश समाज की सेवा करने के लिए इस तरह का चुनाव लड़ने की जरूरत महसूस हुई? धन्यवाद रमेश जी। और आपके इस जीवन उत्साह चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं तथा इस क्षेत्र में आने का मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं पहले भी पंचायत में रहा हूं और विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने लोगों की समस्याओं की जानकारी हासिल की है और उनका समाधान भी किया है। और कोशिश करूंगा कि जो जो समस्याएं पंचायत क्षेत्रों में या अलग अलग स्तर के जो
3 टायर सिस्टम है, जहाँ जहाँ आती हैं उनको बेटर कोऑर्डिनेट करके सरकार से और लोगों के माध्यम से उनको उठाऊंगा और उनको हल करने का प्रयत्न करूंगा। तथा जो भी समस्याएं खेती बाड़ी विभिन्न विभागों की हैं, विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं या प्रशासन है या सरकार से मिलकर उनको दूर करने के हर संभव प्रयत्न करूंगा। मेरा ये उद्देश्य यही है कि जीवन में काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है एज प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, अध्यापक के तौर पर या फौज में रहकर जो है जो समस्याएं सैनिकों की हैं उनका आने के रिटायरमेंट के बाद जो समस्याएं आती हैं उनको भी निपटाने के लिए, उनका हल निकालने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा ताकि लोगों का मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं। अच्छा नरेश जी, आपका बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है। आज आप लगभग 63 साल के हो गए हैं। मैं मानता हूँ 40 साल का तजुर्बा आपकी जिंदगी का अपना अपना रहा है। विभिन्न पदों पे भी, जैसे मैंने देखा है आपके बारे में, आप एक लेक्चरर भी रहे हैं, एसडीएम तक आप पहुंचे हैं। आज भी आप एलएलएम कर रहे हैं, वकालत भी आपने की है। एक सही कैंडिडेट के रूप में लोग आपको कैसे जाने कि जिला परिषद का जो कैंडिडेट है जिसके अंडर में आज 13 पंचायतें लगभग आपके अंडर में अगर आती हैं, आप जीत जाते हैं, तो उन 13 पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए आपके पास क्या क्या पॉलिसीज हैं जो आपको लगता है कि जो आपका तजुर्बा भी काम आ जाए और वो 13 पंचायतों को आप बेहतर ढंग से व्यवस्थित भी कर पाए और आपके जो कंपिटिटर हैं जिनके साथ अभी आपका इलेक्शन चल रहा है उनसे बेहतर आप बन पाए? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पंचायत में भी रहा हूँ और जो पंचायत स्तर की लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे मैं अवगत हूं और एज प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी विभिन्न समस्याएं लेकर लोग हमारे पास आते थे और विभिन्न विभागों को उनका निपटारा करने के लिए हम उन्हें दिशा निर्देश देते थे। उस तजर्बे का, उस एक्सपीरियंस का मैं उपयोग यहाँ करूँगा ताकि जो समस्याएं लोगों की मैंने महसूस किया है या अनुभव किया है पहले, वो रहती हैं, हो नहीं पाती थी, कुछ डिपार्टमेंटल की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्षेत्रों में विभिन्न दफ्तरों में जो समस्याएं आती थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं अधिकारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से या कर्मचारियों से जो है उनका मैं पूरा सहयोग लूंगा और हर स्तर पर हर वक्त उपलब्ध रहूंगा इन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो सर, ये जो प्रेरणा आई चुनाव लड़ने की आपकी, इतना लंबा तजुर्बा लेने के बाद में, कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको इस बार चुनाव लड़ना है? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि हमारे कुरुक्षेत्र में जो डेवलपमेंट है, जिला परिषद के सदस्य हैं, नजर नहीं आते हैं और ये महसूस होता है कि कुछ क्षेत्रों में काम हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। मेरा ये प्रयत्न रहूंगा जितनी भी 13 हमारी पंचायतें हैं मैं समान विकास कराऊंगा। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में करूंगा, बिना भेदभाव के, बिना राजनीतिक द्वेष के। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं और दोनों पार्टियों के जितने उम्मीदवार हैं मेरे रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक क्षेत्र का विकास है उसमें मैं किसी प्रकार की कमी आने नहीं दूंगा। नरेश जी, एक जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में ऐसा क्या एक कारण मैं समझूं जहां पर आप अपने कंपटीटर्स को बीट करते हुए लोगों को यह विश्वास दिला दें कि आप एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं अपने वार्ड के लिए? मैं अपने जितने भी मतदाता हैं ये विश्वास दिलाता हूं, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा में हर वक्त उपलब्ध रहूंगा, चाहे वे किसी भी प्रकार की किसी भी दफ्तर की समस्या है या रेवेन्यू रिलेटेड है या प्रशासनिक है या पर्सनल है, वो मेरे पास हम किसी भी वक्त आ सकते हैं। और मैं पहले भी अभी भी कोशिश करता हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी, मेरे 5 साल हो गए हैं, इन समस्याओं को मेरे पास आती रहती हैं और मैं टेलीफोन के माध्यम से दफ्तरों में जाकर जो है उन समस्याओं का निपटारा मैंने किया है और इसमें मुझे खुशी होती है कि, और हमेशा मैं चाहता हूं कि एक्टिव रहना चाहिए सबको। और मेरे बच्चों को से भी ये जो यूथ है उनको भी मेरे ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ करें। और वन से दैट एजुकेशन नेवर फेल्स, एजुकेशन knowledge is not for the job, knowledge is for the experience to be shared with the public. अगर आप उस नॉलेज को ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी, चाहे वो आप नौकरी में करे, चाहे आपको समाज में करे, चाहे आपके अपने परिवार में अपने बच्चों को आपको गाइड करने में करे। अच्छा नरेश जी, अगर आप जिला परिषद के कैंडिडेट आज हैं और आप जीत जाते हैं, तो क्या आपकी अपने वार्ड को लेकर, पर्टिकुलर अपने वार्ड को लेकर, क्या ऐसी प्रायोरिटी रहेगी जिस प्रायोरिटी में आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, मैंने ये अनुभव किया है कि विभिन्न पंचायतों में अभी कुछ सड़कें जो कुछ कच्ची पड़ी हैं उनको पक्का करने की कोशिश,
या जो पानी की समस्याएं या बिजली की समस्याएं जहाँ जहाँ आती हैं, या छोटी पाइपें उनको बड़ा करना है, या कोई दूसरे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो कि विकास इस खंड से जुड़े हुए हैं और लोगों के पास उनकी वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। एक पंचायत में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और पंचायत वाले कुछ चुने हुए लोगों को ही उसकी इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन उसका जो फायदा है आम जनता नहीं उठा पाती है। मेरी कोशिश रहेगी हर विभाग का व्यक्ति पंचायत नहीं गांव स्तर पे जाए और वहां जाके उसकी सूचना उपलब्ध कराए और जो चीजें उनको उपलब्ध करवानी है वो विकास के संबंध में या कुछ प्रदान करना है उनको, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का, किसी भी चीज का, वो गांव-गांव में जाके उस चीज का उपलब्धता सुनिश्चित करें। जी नरेश जी, बहुत अच्छा आपने ये बात बोली है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत टेक्निकल बात कही है और उसी पे मेरा एक प्रश्न निकल कर आया है, क्योंकि मैं केवल इंटरव्यू नहीं, मैं इस इंटरव्यू के साथ साथ मैं लोगों के बीच में वो जागरूकता भी लाना चाहूंगा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आज के समय में लोगों के लिए है वो चैलेंज ये है कि एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जो पंचायतों में कार्य होते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी ना तो सरकार बना पाई है ना ही लोग निकाल पाए हैं। तो एक कैंडिडेट अभी आज हैं और कल आप विनर होकर अगर आ जाते हैं तो उस ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को किस तरह से आप डिजाइन कर पाएंगे कि लोगों को हर एक बात का पता हो, कितना पैसा आया, कहां लगाया गया, वो ट्रांसपेरेंट जो एक पेपर ब्लूप्रिंट है वो लोगों तक जा पाए, इस बात का कैसे भरोसा आप लोगों को दे पाएंगे? वैसे तो आरटीए के माध्यम से पब्लिक जागरूक है और हर इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकती है, हर विभाग की, हर दफ्तर से और हर कर्मचारी से जो कि पीआईओ हैं। लेकिन तभी भी लोगों को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पंचायत में या जिला स्तर पर जो स्कीम्स वगैरह आती है उसका नहीं हो पाता है। मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी विभागों से अभी भी, या बनने के बाद जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर चीज़ की उपलब्धता फेसबुक या गूगल इसके माध्यम से जो जानकारी लोगों को दी जाए। और दफ्तरों में जो डिले होता है, एक छोटे से काम के लिए बैठा जाता है, जब आपने एक पर्चा लेना सिंपली कभी उनको कहते हैं कि आप जो है लोक मित्र केंद्र से निकाल लीजिए, हालांकि वो पटवारी भी मौके पे उसको दे सकता है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि वो मना नहीं कर सकता है। तो इंतजार ना करवाया जाए लोगों का, किसी भी दफ्तर में इंतजार ना हो और तुरंत उनको जो है इसकी सेवाएं प्रदान की जाएं। प्रशासन अधिकारी का फर्ज भी है कि जो गरीब से गरीब, जब जो भी व्यक्ति गांव से इतनी दूर से आता है, चलकर आता है, बसों में आता है, लेकिन वहां जाके उसको दफ्तर में इंतजार करना पड़ता है और ये पता लगता है कर्मचारी वो है नहीं है। अगर वो कर्मचारी नहीं है तो दूसरे कर्मचारी को अपना वो जिम्मेवारी दें ताकि लोग जो आए वो उस चीज का उसका जो निपटारा वो समय पर कर सके। ये जब मैं था तो मेरा ये पहला उद्देश्य था, मैं जो गरीब आदमी आता है पहले उनको अटेंड करो, तब दूसरा काम इस चीज का ये करो ताकि वो लोग समय पर अपने बसों को पकड़कर ये घर में जा सके। नरेश जी, फिर एक बार हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस मकसद के लिए निकले हैं वो मकसद में आप कामयाब हो। अंत में आप क्या अपील अपने दर्शकों को, अपने वोटर्स को करना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों को या मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कार्य ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और बिना भेदभाव के सब क्षेत्रों का समान विकास करके करूंगा। जैसा कि मैं सर्विस में रहा हूं और सर्विस के दौरान भी जहां जहां मैंने अपना कार्य किया है, जहां जहां मैं रहा हूं, जिस भी पद पे रहा हूं, सभी लोग जानते हैं कि एक सच्चाई मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं उस सच्चाई को ही हमेशा आगे ले जाना चाहता हूं और अपने जीवन में लोगों की सेवा कर पाऊं। और एक उद्देश्य ही मेरा ये है कि अंत में मैं अपना जितना भी सर्विस है मेरी, जहाँ इतने लोगों के प्रति जो है वो कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से निभाऊं और उनकी सेवा कर सकूं। मेरा ये आग्रह भी है सभी मतदाताओं से, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी विभाग की, किसी भी दफ्तर की अगर है वो मुझे सुनिश्चित करें। मैं उसका हर संभव प्रयत्न करूंगा अभी भी कि उनका मैं हल निकाल सकूं और उनकी किसी प्रकार से सेवा कर सकूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई एक अनुभवी, एजुकेटेड और वाकई में ही जो स्लोगन की बात की जाती है उन स्लोगन को पूरा करने वाले व्यक्तित्व से। सच मायने में मैं ये बहुत प्राउड से कह सकता हूं कि जब एक व्यक्ति 30-40 साल का तजुर्बा लेकर समाज में आता है, चाहे वो कोई भी हो,
वो व्यक्ति वाकई ही समाज के लिए एक सही निर्माण की दिशा में बढ़ सकता है। आपको अगर इस बात का यकीन हो तो आप ऐसे मानिए कि हमारे बुजुर्ग ये बात कहते थे कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा घिसा होता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। और ये बात बड़ी अच्छी है कि इस बार जो चुनावों में अच्छे एजुकेटेड लोग, ऐसे बुद्धिजीवी लोग उतरे हैं, वो समाज के भले के लिए कहीं ना कहीं तो अपनी जो उनकी जिंदगी की जो रेपुटेशन कमाई है उसको गंवाएंगे नहीं। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि जब एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का लंबा तजुर्बा लेकर अपने आप को कमाया होता है, वो व्यक्ति सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाने में भी बहुत आगे रहता है। जीवन उत्साह न्यूज का जो ये प्रयास मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि ये अलग अलग कैंडिडेट्स को आपके बीच में लाने का मकसद क्या है। ये मकसद केवल प्रमोशन नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप उन कैंडिडेट्स के व्यक्तित्व के साथ में अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, मेरे सामने जो भी चीज आएगी मैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से आपके बीच में ला सकता हूं, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को जानते हैं या फिर सुनते हैं या फिर देखते हैं तो आपको उनके बारे में एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, हमारे घर में अगर 2 बच्चे भी हों तो उनके बारे में भी एनालिसिस हम तभी कर पाते हैं जब उनकी अच्छाइयां, उनकी बुराइयां, उनके कार्य, उनके गुण, उनके अवगुण, हर एक चीज को हम एक टेबल पे रख के देखते हैं। मैं आपके बीच में प्रत्याशियों को केवल प्रमोट करने के लिए नहीं ला रहा हूं, वो प्रमोशन अपनी जगह हो सकती है, लेकिन उनके बारे में, उनके सारे व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए आपको ये इंटरव्यूज बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। और ध्यान रखना, आप प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के सुविधाएं, आपके गांव की सुविधाएं देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जिसके पास नॉलेज हो, जो आपको लीड कर सके, जो आपकी समस्याओं को ले जाकर अधिकारियों तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सके। और ऐसे व्यक्ति को चुनने का आपको अधिकार इसीलिए मिला है कि आप अपनी समस्याएं उन तक पहुंचा पाएं, और जो सरकार आपसे पैसा लेती है टैक्स के रूप में किसी भी तरीके से, उस पैसे को वो कर्मचारी, वो प्रतिनिधि वापस आप तक पहुंचा सके और उस पैसे को इतनी ईमानदारी से यूटिलाइज करे कि आपके गांव, आपकी पंचायतें स्वर्ग बन सके। मैं आपसे फिर कहूंगा, इस बार कोई गलती नहीं, इस बार आप केवल राजनीतिक पैठ के व्यक्तियों को चुनने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बार चुनिए उन्हीं को जिनके पास इसका तजुर्बा है, जिनके पास इसकी नॉलेज है और जिनके पास नियत है काम करने की। तो जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए इसी तरह से, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका आंकलन कीजिए और उस आंकलन के आधार पर वोट कीजिए। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, बेहतर व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, जब समाज का निर्माण बेहतर होता है, जब व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं, तो फिर समाज तरक्की अपने आप करता है। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। जीवन उत्साह न्यूज के साथ किसी और कैंडिडेट को भी हम आपके बीच में लगातार लेकर चलेंगे जो आपके समाज के उत्थान के लिए, आज समाज की सेवा करने के लिए आपके बीच में आना चाहता हो। इसी तरह से आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।